हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में लेमा कहते हैं, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रमेयिका किसे कहते हैं। प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में लेमा कहते हैं, यह पहले से सिद्ध कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका पहले से सिद्ध कथन होता है। पहले से सिद्ध कथन, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। जैसे आप लोग याद कीजिए, 9th क्लास में एक चैप्टर था पढ़ने के लिए, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। उस चैप्टर में यूक्लिड साहब ने कुछ अभिधारणाओं और कुछ अभिगृहितों के बारे में पढ़ाया गया था। यूक्लिड साहब की कुछ अभिधारणा और अभिगृहितों के बारे में पढ़ाया गया था। तो जैसे अभिधारणा या अभिगृहित क्या होता है? अभिधारणाओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टुलेट्स और अभिगृहित को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियम्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अभिधारणा थी यूक्लिड साहब की कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये यूक्लिड साहब की एक अभिधारणा थी जो कि 9th क्लास में पढ़ने के लिए था। ठीक, तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसको क्या सिद्ध करेंगे हम लोग, बताइए। इसमें कुछ सिद्ध करने वाला है? कुछ भी नहीं है सिद्ध करने वाला। ये तो ठीक ही पहले से सिद्ध ही लग रहा है। अब इसको क्या प्रूव करेंगे? लग ही रहा है कि ये पहले से सिद्ध है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो ये तो कोई सिद्ध करने वाली बात नहीं हुई। लेकिन इसका प्रयोग करके अन्य कथनों को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर प्रमेयिका है। प्रमेयिका भी पहले से सिद्ध कथन होता है। ये कथन पहले से सिद्ध होते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग क्या होता है? इनका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है, ठीक ना। अब आप कहेंगे कि कोई एक उदाहरण दिखाइए, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पहला जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग को 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। यूक्लिड आदमी का नाम है, वैज्ञानिक गणितज्ञ का नाम है, यूनान के रहने वाले थे। विभाजन मतलब भाग, डिवीजन। और प्रमेयिका पहले से सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये यूक्लिड साहब का दिया हुआ है। यूक्लिड साहब एक गणितज्ञ थे, यूनान के रहने वाले थे। आई बात समझ में? और ये विभाजन से संबंधित एक प्रमेयिका है। और क्या है, तो चलिए देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, यानी कि a और b यदि दो धनात्मक पूर्णांक हो, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, और r जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये है यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग डिटेल्स में भी इसके बारे में बात करेंगे। हर एक शब्द समझ में आ जाएगा, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहां देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। दो धनात्मक पूर्णांक, तो याद कीजिए हम लोग पूर्णांक पढ़ चुके हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो देखिए, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? दो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं। तो बताइए, क्या यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 0 पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा? 1 से लेके और ये आगे हम लोग 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक,
यानी इन पॉजिटिव इंटीजर्स में से दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे हम लोग, धनात्मक पूर्णांक लेंगे। कौन कौन? ए और बी। तो मान के चलिए यहाँ पर ए लेते हैं और बी लेते हैं, ठीक ना। तो ए की वैल्यू इसमें से कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लेते हैं, ठीक। बी की वैल्यू इसमें से कुछ भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर मतलब क्या, ये दिया हुआ रहेगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी क्या रहेगा? दिया हुआ रहेगा। तो ए और बी, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3, दो धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब इस लिस्ट में से है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, इसी धनात्मक पूर्णांकों के लिस्ट में अगर इस 0 को भी हम शामिल कर दें तो इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इन धनात्मक पूर्णांकों के लिस्ट में अगर 0 को भी शामिल कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। विद्यमान का मतलब होता है प्रेजेंट, उपस्थित। तो अगर A और B दिया हुआ रहेगा तो Q और R भी विद्यमान होगा, और Q और R जो है वो किससे संबंधित होगा? तो पूर्ण संख्याओं से संबंधित होगा, ठीक ना। चलिए, Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। अब इस प्रकार से ये Q और R विद्यमान होगा कि जब आप B को Q से गुना करके, यानी इस B को इस Q से गुना करके उसमें R को जोड़िएगा तो वो किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। तो जैसे यहाँ पर A का मान 5 और B का मान 3 दिया हुआ है, तो Q का मान होगा 1 और R का मान होगा 2। अब आप कहिएगा कि ये कैसे हमको समझ में आ गया, ठीक ना। देखिए, आप एक काम कीजिए, यहाँ B के जगह पे 3 रखिए और Q के जगह पर 1 रखिए, R के जगह पर 2 रखिए। तो देखिए 3 1 से गुना होगा तो कितना होगा? 3। 3 में 2 जुटेगा तो कितना होगा? 5। और ये A का मान कितना है मेरा? 5। देखिए इस पार का चीज और इस पार का चीज, ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। ओके, फिर भी आप लोगों को ये पूरा समझ में नहीं आया होगा। हमको पता है कि ये आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम यहाँ Q का मान 1 लिख दिए, R का मान 1 लिख दिए, मतलब कहीं ना कहीं भीतर में ऐसा लग रहा होगा कि ये समझ में नहीं आया, ठीक ना। तो अब चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में और विस्तार से बात करते हैं। देखिए, एक्चुअली बात क्या है ये कि जैसे ही आपको A और B का मान दे दिया, ये A और B का मान दे दिया, तो Q और R भी निश्चित रूप से होगा। अब आप कहिएगा कि ये Q और R कैसे निकालेंगे? कैसे हम समझ गए कि 1 और 2 ही होगा Q और R का मान? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ पर, आप लोग जानते हैं इस बीच वाले को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इधर वाले को क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंड। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, इंग्लिश में डिवाइजर। जो रिजल्ट आता है इस पार उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, कोसेंट। और जो नीचे बचता है शेष बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर। तो दरअसल देखिए, ये जो भाज्य और ये भाजक है, ये जो A और B देख रहे हैं, दरअसल ये A और B दरअसल भाज्य और भाजक ही है। A और B क्या है? भाज्य और भाजक है। A जो है यहाँ पर A, ये भाज्य का काम करता है, B जो है ये भाजक का काम करता है, और ये जो Q और R देख रहे हैं, ये Q और R दरअसल भागफल और शेषफल का काम करता है, ठीक ना। Q का मतलब भागफल और R का मतलब शेषफल। तो अब अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि बताइए यदि 5 में 3 से भाग देंगे तो ये भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा? तो क्या अब आप ये नहीं बता सकते हैं? निश्चित रूप से कोई भी बच्चा बता देगा कि 3 से अगर 5 में भाग देंगे तो भागफल 1 होगा और शेषफल कितना होगा? तो शेषफल 2 बचेगा, ठीक ना। एक छोटा सा दूसरे तीसरे स्टैंडर्ड का बच्चा भी इस बात को बता सकता है। आ गई बात समझ में? तो यही दरअसल है Q और R। A और B का मतलब हो गया, A मतलब भाज्य, B मतलब भाजक, और Q मतलब भागफल और R मतलब शेषफल। इस बात को समझ गए? A, B, Q और R को समझ गए? कोई दिक्कत?
चलिए अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको भी जरा सा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी समझ में नहीं आता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पर क्या है। तो चलिए याद कीजिए, जब आप लोग 5th या 6th क्लास में पढ़ रहे थे उस समय आप लोग ये सब चीज़ पढ़ते होंगे स्कूल में, और वहाँ पर ऐसा भी पढ़े होंगे कभी आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ऐसा पढ़े हैं स्कूल में, निश्चित रूप से आप लोग पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, या शेषफल एक ही बात है। तो चलिए, इससे पहले भी हम यहाँ बता चुके हैं a जो है वो दरअसल भाज्य का काम करता है, तो भाज्य के नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। b जो है वो भाजक का काम करता है, तो यहाँ हो गया भाजक गुना भागफल। q जो है वो भागफल का काम करता है, तो भागफल के नीचे में q, और शेषफल के नीचे में क्या लिखेंगे, r। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कोई अलग चीज नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, वही चीज है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मतलब भाज्य, b का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल, r का मतलब शेषफल। आपको ये याद करना पड़ेगा, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए कि बीच वाले को भाज्य बोलते हैं, बगल वाले को जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, इस पार जो रिजल्ट होता है उसको भागफल बोलते हैं, और नीचे जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। ये दोनों तो जनरली याद ही रहता है स्टूडेंट को, भागफल और शेषफल, q और r। सिर्फ ये याद रखना है, बीच वाले को भाज्य यानी डिविडेंड, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक यानी कि डिवाइजर। बीच में a होता है, इस चीज को याद रखना है। यहाँ a होता है, यहाँ b, यहाँ q और यहाँ r। और इस चीज को भी याद रखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब ये भाज्य का जगह है, ये भाजक का, ये भागफल का, और ये शेषफल का। यहां तक आ गई बात समझ में। चलिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है टॉपिक ये समाप्त हो गया, लेकिन नहीं, इस टॉपिक को हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, ठीक ना, जो कि अभी आप लोग नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर यहाँ a और b के बारे में धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है, q और r के बारे में पूर्ण संख्या लिखा हुआ है, एक और शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर अद्वितीय, इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ भी एक चीज लिखा हुआ है कि r का मान 0 के बराबर उससे बड़ा होगा और b से छोटा होगा। आखिर इन चीजों का क्या मतलब हुआ, क्यों a और b धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, a और b धनात्मक पूर्णांक ही क्यों होना चाहिए, q और r जो है वो पूर्ण संख्या के लिस्ट में से क्यों है, आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है। इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो अब मैं आपको एक एक प्रश्न का जवाब देने वाला हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो एक बात बताइए हमको, a और b क्या है। a और b दरअसल भाज्य और भाजक है। a और b क्या है, भाज्य और भाजक है, डिविडेंड और डिवाइजर है। तो a और b को धनात्मक पूर्णांकों के लिस्ट में से लाया गया है, यानी कि इस लिस्ट में से ही a और b को हम लोग ले सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है वो देखिए। इस लिस्ट में से इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर हम यहाँ 0 को इंक्लूड करने लगेंगे, अगर a और b को धनात्मक पूर्णांक के जगह पर हम पूर्ण संख्या लिखने लगेंगे, यहाँ पूर्ण संख्या लिखने लगेंगे, तो a और b का मान 0 भी लेना पड़ सकता है। तो a का मान अगर 0 लेना पड़े तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर b का मान 0 लेना पड़ गया तब तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखिए, b क्या है, भाजक है, और b का मान अगर 0 हो जाए, अगर b का मान 0 होने लगेगा तो क्या हम 0 से किसी संख्या में 2 में 3 में भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इससे पहले के क्लास में मैं आपको पूरी तरह से बता चुका हूं कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देना संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ तो आप लोग पहले से समझ ही रहे हैं। इसीलिए a और b जो है, a और b, इस a और b का संबंध धनात्मक पूर्णांकों से है। वो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक ही हो सकते हैं, a और b, ठीक ना। उसके बाद q और r जो है, ये q और r यानी भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल का संबंध पूर्ण संख्याओं से है।
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो इन धनात्मक पूर्णांकों में अगर जीरो को भी शामिल कर देंगे तो इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। तो भागफल और शेषफल जीरो हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या में सिर्फ इस जीरो का अंतर है। तो ए और बी यानी भाज्य और भाजक, ए और बी भाज्य और भाजक, इसको ये जीरो नहीं हो सकता है, ठीक ना? आई बात समझ में? लेकिन ये जो भागफल है और ये जो शेषफल है ये जीरो हो सकता है। अब आप पूछिएगा कैसे हो सकता है? तो देखिए, यहाँ देखिए, हम लोग एक दो उदाहरण लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। जैसे मान के चलिए b का मान लेते हैं 2 और a का मान लेते हैं 4, ठीक ना? ये हो गया a, ये हो गया b। तो 2 से जब 4 में भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल कितना होगा? 2, और शेषफल कितना होगा बताइए? 0, ठीक ना? अब आप देख सकते हैं कि ये q है और ये क्या है? r है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 0, यानी कि r का जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, और 0 एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है q और r जो है वो पूर्ण संख्याएं हैं। आई बात समझ में? अब आप कहिएगा कि ठीक है, r का तो मान आप 0 करके दिखा दिए, एक बार q का भी मान 0 करके दिखाइए। तो चलिए उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, मान के चलिए अगर हमको 4 से 2 में भाग देना है, अब क्या कीजिएगा? a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 4, ठीक ना? तो 4 से 2 में भाग देना है, क्या करेंगे? 0 बार में लगाएंगे, कितना होगा? 0। 2 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? 2। अब आप देख लीजिए, ये क्या हो गया आपका? q, ये क्या हो गया? r, ये था a, ये था b, ये a और ये b, ठीक ना? तो q का मान कितना हुआ? 0, r का मान कितना हुआ? 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर q का वैल्यू कितना है? 0 है। तो q और r जो है, भागफल और शेषफल जो है वो 0 हो सकता है। इसीलिए भागफल और शेषफल को, q और r को पूर्ण संख्याओं के लिस्ट में से लिया गया है। आई बात समझ में? और a और b को धनात्मक पूर्णांकों के लिस्ट में से लेना है, क्योंकि अगर b का मान हम लोग 0 लेने लगेंगे तो 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं, इसीलिए धनात्मक पूर्णांकों के लिस्ट में 0 शामिल नहीं होता है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक समझ गए? चलिए, अब 2 शब्द और है, एक यहाँ पर अद्वितीय और यहाँ एक चीज लिखा हुआ, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, ठीक ना? विद्यमान का मतलब इससे पहले भी बता चुके हैं हम, विद्यमान का मतलब होता है प्रेजेंट, उपस्थित। चलिए अद्वितीय शब्द को देखते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, यानी सिर्फ वन एंड ओनली, सिर्फ एक, जिसके समान दूसरा कोई भी नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय। अब मेरी बात सुनिए, अगर हम यहाँ a का मान लेते हैं 7 और b का मान लेते हैं 4, ठीक ना? या फिर a का मान ले लीजिए आप 17, a का मान कितना ले लीजिए? 17, 7 भी ले सकते थे, कोई बात नहीं है। a का मान ले लेते हैं 17 और b का मान ले लेते हैं 4, ठीक ना? तो चलिए, अब रही बात यहाँ पर q की और r की के वैल्यू की, ठीक ना? तो एक बात बताइए, हम ऐसा करते हैं, 1 मिनट, ये 17 हो गया और यहाँ 4 हो गया, 4 से 17 में भाग देंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 17 में 4 से भाग देते हैं। इस तरह से आपको दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 17 में 4 से भाग देते हैं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 3 बार में लगा देते हैं, 4 तिया 12, घटा के यहाँ लिख देते हैं 5, ठीक ना? तो ये जो 17 है, ये 17, ये बराबर हो जाएगा कितना? 4 गुना 3 जोड़ 5, यानी 4 तिया 12, 5 17 हो गया। ये पूरा इसके बराबर हो चुका है। तो अब आप हमको बताइए कि क्या ये भाग सही है? 4 से अगर 17 में भाग देंगे तो भागफल 3 होगा और शेषफल 5 होगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सही? इस पर भी हम लोग चलेंगे, ठीक ना? तो चलिए देखिए, ये भाग सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमको 4 से जब 17 में भाग लगाना था तो 4 से हमको यहाँ पर 4 बार में भाग लगाना था। 4 चौके 16 होता और यहाँ शेषफल कितना बचता?
1 बचता। ये भाग सही है, यानी 17 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो भागफल 4 होगा, शेषफल 1 होगा, ना कि भागफल 3 और शेषफल 5 होगा। ठीक ना। अब यही भाग क्यों सही है और यही भाग क्यों गलत है? ये क्यों गलत है? जबकि 4 तिया 12 5 17 हो रहा है, इसको इससे गुना करके इसको जोड़ने पर 17 वापस से हमको आ रहा है, यहाँ भी आएगा। 4 को 4 से गुना करेंगे 16 होगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो फिर भी यही भाग क्यों सही है और ये भाग क्यों गलत है? आखिर कैसे समझ में आएगा? तो देखिए, वो इससे समझ में आएगा। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इस चीज को पहले हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आर का मतलब शेषफल। ये जो शेषफल है ये 0 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। या तो शेषफल 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा। तो ये जो शेषफल है 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b मतलब कौन? भाजक से छोटा होगा शेषफल। आई बात समझ में? अब देखिए b मतलब कौन? भाजक। हम पहले भी आपको कह चुके हैं, इस चीज को पूरा दिमाग में सेट कर लेना है। बीच वाले को a, जिससे भाग देते हैं उसको b, और जो रिजल्ट होता है इस पर वो q, और नीचे वाला जो बचता है उसको r। इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए ध्यान से, b से छोटा होता है r, मतलब भाजक से छोटा होता है शेषफल। अब आप यहाँ देखिए b की वैल्यू कितनी है? 4, r की वैल्यू कितनी है? 5। और अब आप देखिए कि इस b से ये r तो बड़ा ही हो गया, शेषफल तो इस भाजक से बड़ा ही हो गया। जबकि भाग का नियम कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कह रहा है कि शेषफल का मान जो है वो भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ शेषफल इस भाजक से छोटा है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये भाग गलत है, ठीक ना। और यहाँ आप देखिए शेषफल जो है, ये शेषफल इस भाजक से छोटा है कि नहीं है? तो निश्चित रूप से इस भाजक से इस शेषफल का मान क्या है? छोटा है। 4 से छोटा है 1, इसलिए ये भाग सही है और ये भाग क्या है? गलत है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? चलिए, तो अब बताइए आप हमको कि यहाँ 4 से अगर 17 में हम लोग भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? 4 होगा और शेषफल कितना होगा? 1 होगा, न कि भागफल 3 और शेषफल 5, ठीक ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे और वहाँ के विद्यार्थी से पूछेंगे कि अगर हमको 17 में 4 से भाग देना है तो भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा, बताओ। तो क्या वहाँ का विद्यार्थी, वहाँ का स्टूडेंट भागफल 4 और शेषफल 1 को छोड़कर और कुछ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। अब आई बात समझ में? जैसे मैं आपको कहूँगा कि एक फल का नाम बताइए, तो हो सकता है राम जो है वो आम का नाम लेगा और श्याम जो है वो लीची का नाम लेगा। दोनों फल, जबकि दोनों फल ही है लेकिन नाम तो अलग अलग हो गया दोनों का। लेकिन अगर राम को कहा जाए कि 17 में 4 से भाग दो और भागफल और शेषफल निकालो, तो राम भी 4 भागफल और 1 ही शेषफल निकालेगा, और श्याम भी भागफल 4 ही निकालेगा और शेषफल 1 ही निकालेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, यानी Q और R जो होगा वो अद्वितीय होगा। आ गई बात समझ में? अगर A और B दिया हुआ रहेगा आपको कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक, तो Q और R जो होगा, यानी भागफल और शेषफल जो होगा, B से A में भाग देने पर जो भागफल और शेषफल होगा वो अद्वितीय होगा, उसके समान दूसरा कोई नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वो एक ही वैल्यू होगा। दुनिया में जितने भी लोग हैं एक ही भागफल और एक ही शेषफल निकालेंगे, अलग अलग वैल्यू नहीं निकालेंगे। चलिए अब हम लोग इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्रमेय का पहले से सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। उसी का एक उदाहरण है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग सिद्ध नहीं करते हैं, इसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। और जब आगे हम लोग सवाल बनाएंगे आगे, तो हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है और ढेर सारे सवालों को बनाया जाता है, लेकिन इसको हम लोग सिद्ध नहीं करते हैं, ये पहले से सिद्ध मान लिया जाता है। आ गई बात समझ में? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा।
आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि a मतलब भाज्य होता है, b मतलब भाजक होता है, q मतलब भागफल होता है, r मतलब शेषफल होता है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहेगा 4 गुना 4 जोड़ 1, यहाँ पर 17 बराबर लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब ये b है, ये q है, ये r है और ये a है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? तो चलिए बताइए, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा 24 इक्वल्स टू बताइए क्या ये a है, ये b, ये q, ये r है? बिल्कुल नहीं, ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक ना। ये a, ये b, ये q, ये r नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि r की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या फिर इस b से छोटी होती है, और यहाँ जो ये शेषफल है r वो दरअसल इस b के बराबर हो गया है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ कोई भी b नहीं है, कोई q, कोई r नहीं है, ठीक है। इस तरह की गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो अगर 24 में हम 6 से भाग देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 6 से 24 में भाग देंगे तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे कितने बार में लगाएंगे? 4 बार में लगाएंगे, और शेषफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में यहाँ इसकी वैल्यू, इसको हम लोग कहेंगे a, इसको हम लोग कहेंगे b, ये q है और ये r है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से हमको बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब दे दें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए